पास जो स्रोत हैं वो खास तौर पर नीट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हैं और विषय है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अब देखिए, जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव, हाँ? तो दिमाग की बत्ती सीधे जाती है बीमारी, इन्फेक्शन, कीटाणु, इन सब पर। बिल्कुल, हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं। हाँ, लेकिन आज की बातचीत के बाद मुझे लगता है माइक्रोब्स को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। बिल्कुल सही कहा। माइक्रोब्स को अक्सर विलेन की तरह देखा जाता है, पर असल में वे हमारे ग्रह के सबसे बड़े मतलब अनसंग हीरो हैं। अनसंग हीरो? वाह! ये हर जगह है। आप सोचिए, खौलते पानी के झरनों से लेकर बर्फीली परतों के नीचे तक, और हमारे अपने शरीर के अंदर भी। हर जगह? हाँ, इनमें बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस सब आते हैं। और आज हमारा मिशन इन्हीं के अच्छे कामों की लिस्ट बनाना है, खासकर वो पॉइंट्स जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। चलिए, फिर सबसे आसान जगह से शुरू करते हैं, जहां हम रोज इनसे मिलते हैं। हमारी अपनी रसोई। दूध से दही बनना, ये तो लगभग हर घर में होता है। लेकिन ये होता कैसे है? ये कोई जादू तो है नहीं। ये पूरी तरह से विज्ञान है, और इसका श्रेय जाता है लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया को। लैक्टोबैसिलस? हाँ, इन्हें हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या LAB भी कहते हैं। जब हम दूध में एक चम्मच दही मतलब जामन या स्टार्टर डालते हैं, हाँ, जो मम्मी डालती हैं। हाँ, तो असल में हम लाखों करोड़ों बैक्टीरिया उस दूध में मिला रहे होते हैं। ये बैक्टीरिया फिर दूध की चीनी को इस्तेमाल करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं और लैक्टिक एसिड बनाते हैं। अच्छा। और यही एसिड दूध के प्रोटीन को जमा देता है, उसे पचाता है, और बस दूध दही में बदल जाता है। अच्छा, तो ये एसिड ही सारा खेल करता है। पर मैंने ये भी सुना है कि दही दूध से ज्यादा पौष्टिक होता है। क्या ये भी नहीं बैक्टीरिया का कमाल है? हाँ, और ये नीट के लिए एक बहुत जरूरी पॉइंट है। ये प्रक्रिया दूध में विटामिन B12 की मात्रा बढ़ा देती है। ओहो! जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, और साथ ही ये हमारे पेट में भी अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाकर पाचन में मदद करते हैं। एक मिनट, तो जो बैक्टीरिया दही बना रहा है, क्या वही इडली डोसा के घोल को भी फुलाता है? या ब्रेड बनाने वाला यीस्ट, वो भी यही है? मुझे हमेशा लगता था कि ये सब एक ही तरह का काम है। सवाल बहुत अच्छा है। काम एक ही है, जिसे हम फर्मेंटेशन या किण्वन कहते हैं। फर्मेंटेशन, हाँ। पर कलाकार अलग अलग है। अलग अलग खाने के लिए अलग अलग माइक्रोब स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा। डोसा और इडली का घोल भी बैक्टीरिया से फर्मेंट होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 गैस बनाता है, और उसी से घोल में वो उभार आता है, फूलता है। हाँ। लेकिन ब्रेड बनाने के लिए हम बेकर की यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम है सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। हाँ, ये एक फंगस है, बैक्टीरिया नहीं। ये भी CO2 पैदा करके ब्रेड को स्पंजी बनाता है। और चीज? उसमें भी तो माइक्रोब्स का हाथ होता है। मैंने सुना है कुछ चीज में तो जानबूझकर फफूंद उगाई जाती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब है। हाँ, पर बिल्कुल सुरक्षित है। ये वही सिद्धांत है, सारी फफूंद हानिकारक नहीं होती। जैसे स्विस चीज में जो बड़े बड़े छेद दिखते हैं, हाँ, जो टॉम एंड जेरी में दिखाते हैं, हाँ। वही वो छेद प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी नाम के बैक्टीरिया की वजह से हैं, जो बहुत ज्यादा CO2 बनाता है। और रॉकफोर्ट चीज जो है, उसे एक खास तरह की फंगस डालकर पकाया जाता है, जो उसे उसका अनोखा स्वाद देती है। तो जो छोटे छोटे काम हमारी रसोई में हो रहे हैं, वही अगर बहुत बड़े पैमाने पर किए जाएं, तो हम इंडस्ट्री में पहुंच जाते हैं। मतलब पेय पदार्थ, एंटीबायोटिक्स और भी बहुत कुछ। बिल्कुल। औद्योगिक उत्पादन के लिए इन सूक्ष्म जीवों को फर्मेंटर नाम के बहुत बड़े बड़े स्टील के बर्तनों में उगाया जाता है। फर्मेंटर। और मजे की बात यह है कि ब्रेड बनाने वाला यीस्ट सैक्रोमाइसीस सेरेविसी ही शराब और बियर बनाने के भी काम आता है, इसलिए इसे ब्रूअर्स यीस्ट भी कहते हैं। अच्छा, एक ही यीस्ट से इतने अलग अलग ड्रिंक्स कैसे बन जाते हैं? वाइन, बियर, विस्की, इन सब में क्या फर्क होता है? फर्क है कच्चे माल में और प्रक्रिया में। जब फलों के रस या अनाज को फर्मेंट करके सीधे इस्तेमाल किया जाता है, तो वाइन और बियर बनती है। ओके, इसमें अल्कोहल कम होता होगा। हाँ, लेकिन जब इस फर्मेंट किए हुए घोल का आसवन मतलब डिस्टिलेशन किया जाता है, डिस्टिलेशन, तो विस्की, ब्रांडी और रम जैसे ड्रिंक्स बनते हैं, जिनमें अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। समझ गया। पेय पदार्थों के बाद शायद माइक्रोब्स का सबसे बड़ा योगदान एंटीबायोटिक्स है। इनकी कहानी तो किसी फिल्म की तरह लगती है ना? बिल्कुल। एंटीबायोटिक्स 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोजों में से एक है।
एंटी मतलब खिलाफ और बायो मतलब जीवन। रोग पैदा करने वाली जीवों के जीवन के खिलाफ। सही। और पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज तो एक एक्सीडेंट थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने देखा कि उनकी एक पेट्री डिश में, जहां वो स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे, वहां एक फंगस उगाई थी और उस फंगस के आसपास सारे बैक्टीरिया मर गए थे। तो ये एक लकी एक्सीडेंट था। मतलब अगर फ्लेमिंग थोड़े ज्यादा सफाई पसंद होते तो शायद हमें पेनिसिलिन मिलती नहीं। हाँ, कह सकते हैं। और यही विज्ञान की खूबसूरती है। खोज सिर्फ प्रयोग करने से नहीं, बल्कि ध्यान से देखने और अप्रत्याशित नतीजों को समझने से होती है। सही बात है। उस फफूंद पेनिसिलियम नोटेटम को देखकर फेंक देने की बजाय उन्होंने सवाल पूछा, ये बैक्टीरिया को क्यों मार रही है? और उसी एक सवाल ने दुनिया बदल दी। वाह। बाद में अर्नस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे ने इसे एक असरदार दवा के रूप में स्थापित किया और तीनों को 1945 में नोबेल पुरस्कार मिला। कमाल है। अच्छा, एंटीबायोटिक्स के अलावा क्या माइक्रोब्स हमारे लिए केमिकल्स और एंजाइम्स भी बनाते हैं? मुझे लगता है यहाँ से नीट के सीधे सवाल बनते होंगे। हाँ, ये सेक्शन तो मैच द फॉलोइंग सवालों का खजाना है। कई नाम है जो याद रखने पड़ते हैं। इतने सारे नाम याद रखना मुश्किल हो सकता है। कोई तरीका है इन्हें जोड़ने का? एक छोटी सी ट्रिक है, जैसे ऑर्गेनिक एसिड बनाने वालों में एस्परजिलस नाइजर, ये सिट्रिक एसिड बनाता है। ठीक है। इसके नाम में नाइजर है, जिसका मतलब होता है काला। ये नींबू पर लगने वाली काली फफूंद से जुड़ा है। अच्छा, ये बढ़िया है। फिर एसिटोबैक्टर एसिटाई के नाम में ही एसिटिक एसिड छुपा है। हाँ, ये तो आसान है। और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम से ब्यूटेरिक एसिड मिलता है। तो ऐसे छोटे छोटे कनेक्शन बनाने से याद रहता है। ये बढ़िया है। और एंजाइम्स का क्या? मैंने सुना है डिटर्जेंट में भी एंजाइम होते हैं। हाँ, लाइपेज नाम के एंजाइम डिटर्जेंट में तेल के दाग हटाने के काम आते हैं। ओके। और बाजार में जो बॉटल वाले जूस मिलते हैं, वो घर के जूस से ज्यादा साफ दिखते हैं। हाँ, एकदम क्लियर होते हैं। क्योंकि उनमें पेक्टिनेज और प्रोटीएज का इस्तेमाल होता है। और एक बहुत ही जरूरी एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज। हाँ, ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलता है। इसे क्लॉट बस्टर कहते हैं, क्योंकि ये दिल के दौरे के मरीजों में खून के थक्के हटाने के काम आता है। ये तो जीवन बचाने वाला एंजाइम हुआ। बिल्कुल। और भी कोई खास अणु हैं जो याद रखने लायक हों? 2 और जैव सक्रिय अणु मतलब बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए। इसे ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम की फंगस से निकालते हैं और ये अंग प्रत्यारोपण के मरीजों में इम्यून सिस्टम को दबाने के काम आता है, ताकि शरीर नए अंग को रिजेक्ट ना करे। बिल्कुल। और दूसरा है स्टैटिन। स्टैटिन, ये नाम तो सुना है। हाँ, ये मोनास्कस पप्यूरियस नाम की यीस्ट से मिलता है और खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो हमने देखा कि माइक्रोब्स हमारे लिए खाना और दवाइयाँ बना रहे हैं, लेकिन क्या वे हमारी गंदगी भी साफ कर सकते हैं? ये थोड़ा अजीब लगता है, पर शायद उनका सबसे ज़रूरी काम यही है, सीवेज ट्रीटमेंट। बिल्कुल। शहरों से निकलने वाला लाखों गैलन गंदा पानी यानी वाहित मल अगर सीधे नदियों में छोड़ दिया जाए तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। सही बात है। और इसे साफ करने का काम भी माइक्रोब्स ही करते हैं, वो भी 2 चरणों में। पहला है प्राथमिक उपचार, प्राइमरी ट्रीटमेंट। हाँ, जो एक फिजिकल प्रोसेस है। इसमें पानी को बस छानकर और फिर टैंक में रखकर भारी गंदगी को नीचे बैठने दिया जाता है। और दूसरा चरण है जहां असली बायोलॉजिकल काम होता है। हाँ, उसे कहते हैं द्वितीयक उपचार या सेकेंडरी ट्रीटमेंट। यहाँ प्राथमिक उपचार से मिले पानी को बड़े बड़े वातन टैंकों में भेजते हैं और उसमें हवा पंप की जाती है। हवा क्यों? इससे वायवीय सूक्ष्म जीव मतलब एरोबिक माइक्रोब्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं और फ्लॉक्स बनाते हैं। फ्लॉक्स, ये क्या होते हैं? ये बैक्टीरिया और फंगस के जाल जैसे झुंड होते हैं और ये फ्लॉक्स पानी में घुली हुई सारी ऑर्गेनिक गंदगी को खा जाते हैं। और इससे पानी साफ कैसे होता है? यहाँ बीओडी नाम की कोई चीज आती है ना? सही पकड़ा। पानी में जितनी ज्यादा ऑर्गेनिक गंदगी होती है, उसे खत्म करने के लिए माइक्रोब्स को उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। इसी ऑक्सीजन की मांग को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बीओडी कहते हैं। तो क्या बीओडी को हम पानी के दम घुटने का मीटर कह सकते हैं? मतलब जितना ज्यादा प्रदूषण उतनी ज्यादा ऑक्सीजन ये माइक्रोब्स इस्तेमाल कर लेंगे। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। ठीक यही बात है। जब माइक्रोब्स गंदगी खा जाते हैं तो पानी का बीओडी बहुत कम हो जाता है, जिसका मतलब है कि पानी साफ हो गया। और फिर उसे नदियों में छोड़ा जा सकता है। हाँ। एक मिनट, जो गंदगी और बैक्टीरिया का ढेर बचा जिसे
एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं, उसका क्या होता है? उसे एक और टैंक में भेजा जाता है जिसे अवायवीय स्लज डाइजेस्टर कहते हैं। अवायवीय मतलब बिना ऑक्सीजन के? सही। या दूसरे तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के काम करते हैं। ये इस स्लज को पचाते हैं और इस प्रक्रिया में बायोगैस बनाते हैं। अच्छा, तो बायोगैस इसी प्रक्रिया का एक बाई प्रोडक्ट है। ये तो एक पंथ दो काज वाली बात हो गई। पानी भी साफ और एनर्जी भी मिली। बिल्कुल। और ये बायोगैस बनाने वाले बैक्टीरिया, जिन्हें मिथेनोजन कहते हैं, गाय भैंस जैसे मवेशियों के पेट के एक हिस्से रूमेन में भी पाए जाते हैं। उनके पेट में? हाँ, वहाँ ये सेलुलोज को पचाने में मदद करते हैं। इसीलिए पशुओं का गोबर बायोगैस बनाने के लिए इतना अच्छा कच्चा माल है। वाह! शहरों की गंदगी साफ करने से लेकर अब हम खेतों की ओर चलते हैं। खेती में कीटनाशकों और रासायनिक खादों के इस्तेमाल से बहुत नुकसान होता है। क्या यहाँ भी माइक्रोब्स एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं? निश्चित रूप से। यहाँ माइक्रोब्स दो बड़ी भूमिकाएं निभाते हैं, जैव नियंत्रक और जैव उर्वरक के रूप में। जैव नियंत्रक मतलब बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल? हाँ, इसका सबसे मशहूर उदाहरण है बैसिलस थुरिंजेंसिस या बीटी। बिल्कुल, हाँ। इसकी सूखे बीजाणु मतलब स्पोर्स बाजार में मिलते हैं। जब इन्हें पानी में घोलकर पौधों पर छिड़का जाता है और कोई कीट, लार्वा जैसे तितली का कैटरपिलर इन्हें खाता है, तो उसके पेट में एक जहर बनता है और लार्वा मर जाता है। लेकिन ये जहर दूसरे किसी जीव के लिए हानिकारक नहीं है। मैंने बीटी कॉटन के बारे में बहुत सुना है। तो इसका मतलब ये है कि पौधा खुद ही एक कीटनाशक फैक्ट्री बन जाता है, वो भी सिर्फ एक खास कीड़े के लिए। बिल्कुल सही समझा। यही जेनेटिक इंजीनियरिंग का कमाल है। इसी तरह ट्राइकोडर्मा नाम की एक फंगस है जो पौधों की जड़ों में रहती है और उन्हें कई बीमारियों से बचाती है। और जैव उर्वरक का क्या मतलब है? ये रासायनिक उर्वरकों से कैसे बेहतर हैं? जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर्स ऐसे जीव हैं जो मिट्टी की पोषकता को प्राकृतिक रूप से बढ़ाते हैं। मतलब नेचुरल खाद? एक तरह से। सबसे बड़ा उदाहरण है नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमारी हवा में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पौधे उसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया फलीदार पौधों की जड़ों में गांठें बनाकर रहता है और हवा की नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपलब्ध कराता है। अच्छा, और क्या सिर्फ बैक्टीरिया ही ये काम करते हैं? नहीं, कवक और साइनोबैक्टीरिया भी इस टीम में शामिल हैं। माइकोराइजा, जो कि फंगस और पौधों की जड़ों का एक जुड़ाव है, मिट्टी से फास्फोरस सोखकर पौधे को देता है। फास्फोरस? हाँ, और साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नील हरित शैवाल भी कहते हैं, जैसे एनाबीना और नोस्टॉक, ये भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और धान के खेतों के लिए बहुत अच्छे जैव उर्वरक हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? इसका मतलब तो यही हुआ कि सूक्ष्म जीव सिर्फ कीटाणु नहीं है। वे तो छोटे अदृश्य मजदूर हैं जो हमारे लिए डेयरी चला रहे हैं, शराब की भट्टी चला रहे हैं, दवा की फैक्ट्री, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और यहाँ तक कि हमारे खेत भी चला रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारे इकोसिस्टम की बुनियाद है। सही कहा। अपघटन से लेकर उत्पादन और सुरक्षा तक हर क्षेत्र में उनकी उपयोगिता है। उनके बिना इस धरती पर जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। वो प्रकृति के वो गुमनाम नायक हैं जो पर्दे के पीछे से सब कुछ संतुलित रखते हैं। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। आज हमने देखा कि सूक्ष्म जीव कैसे हमारी कई जटिल समस्याओं का समाधान करते हैं। भविष्य को देखते हुए क्या माइक्रोब्स को हमारी कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों, जैसे कि महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने या जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए तैयार किया जा सकता है? इन अदृश्य सहायकों के लिए अगला मोर्चा क्या होगा? हमारा दिल एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। बिना